स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर लेक्चर नंबर 9 और हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। और उसका टोटल इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल आपका कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल और सीरीज में, तो कैसे निकालेंगे हमने डिराइव भी करा था, ठीक है। तो अब आपको याद करना चाहिए, ये सब आपको पढ़ाया था मैंने, है ना। डेरिवेशन भी किया था और प्रूफ भी देखा था कैसे होगा, और अब इसको मेमोराइज कर लो। डेरिवेशन कहीं पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए हेडिंग लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, अब इसके कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, मतलब अब अगर हम एक नॉर्मल कैपेसिटर बनाए, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसके बीच में जो आपका सेपरेशन है, इसके अंदर भी हम लोग अलग अलग तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगी वो भी अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ होगी। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या बना दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला लिखिए इसमें प्लेट सेपरेशन डिवीजन। क्या है? प्लेट सेपरेशन डिवीजन। ठीक, इसे ना फर्स्ट लिखिए, ठीक है। प्लेट सेपरेशन को इस हेडिंग समझ में आ रहा है कि जो सर प्लेट के बीच की दूरी है उसको डिवाइड करने वाले हैं, मतलब कि जो आपका डी दिया हुआ है उसको हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लेट सेपरेशन गेट्स डिवाइडेड कीपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। हमने बोला कि इस तरीके से सेपरेशन को कट करो कि आपका जो कैपेसिटर हो, ये हो गया ए प्लेट और ये हो गया बी, ठीक है बेटा। मैंने कहा सेपरेशन इस तरीके से कट करो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट बना रहे या फिर सेम बना रहे। तो कैसे कट करेंगे सर? अगर एरिया किसी को समझ नहीं आ रहा है बेटा, आपके लिए दूसरा डायग्राम बनाऊंगा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लाइन दिख रही है, एक्चुअली में क्या है, ये एक प्लेट है कुछ इस प्रकार की, है ना। जो 3D डायग्राम बनाया था मैंने आपके लिए, अगर आपकी पुरानी नोट्स आप चेक करोगे तो ये हो गया तुम्हारा प्लेट बी और ये क्या हो गया, प्लेट ए, है ना। और अगर देखोगे ध्यान से तो इसका एक एरिया भी होगा, मैं इसी एरिया की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है सर दोनों प्लेट का जो साइज होता है, शेप एंड साइज, वो क्या होता है, सेम होता है। तो एरिया तो दोनों में सेम होगा, ए ही होगा, है ना। अब आपने बोला है कि सेपरेशन क्या है, ये हो गई इनके बीच की दूरी, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है, लेकिन एरिया सेम, मतलब जो फिलिंग करूंगा मैं, तो फिलिंग कुछ इस प्रकार से करूंगा कि जो मेरा यहां मान लो ये मैंने फिलिंग करी, क्या करी, फिलिंग। तो कैसी फिलिंग होगी सर, बताओ क्या बनेगा, ये कौन सा शेप है, 3D शेप का नाम पता है? हाँ, क्यूबॉइड। देखो ये जो क्यूबॉइड का एरिया आपको दिख रहा है वो प्लेट के एरिया के बराबर है कि नहीं है, लेकिन सेपरेशन कट गया कि नहीं कट गया, है ना। इसकी जो थिकनेस है वो सेपरेशन को काट रही है, लेकिन ध्यान से देखो यहां से अंदर तक वो क्लियरली फिलिंग अच्छे से हो रही है। अब मैं दूसरा भी फिल कर सकता हूं जो बचे हुए एरिया है, और जब मैं फिल करूंगा तो उसका भी पूरा का पूरा जो आपका बी वाला प्लेट है उसके एरिया के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो देखो सेपरेशन तो बढ़ गया लेकिन एरिया दोनों में सेम रहा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट करिए इसको, ठीक है। तो फिगर बना लेंगे। तो मैं अब सामने से देख रहा हूं, मैं कहां से देख रहा हूं, सामने से देखूंगा तो मुझे 2D दिखेगा, है ना। जैसे मान लो ये रिमोट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखो रिमोट है, अगर मैं सामने से देखूंगा तो मुझे सिर्फ ये दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है, पीछे का दिखेगा नहीं। मैंने क्या किया, कैपेसिटर को इस तरीके से प्लेस कर दिया, तो थोड़ा आगे का दिख रहा है, थोड़ा पीछे का दिख रहा है ना। तो ये क्या है, 3D डायग्राम हो गया। अब मैंने इस कैपेसिटर को ऐसे रखा था, ऐसे घुमा दूंगा ना, तो देखो दो एज हो गई और बीच में क्या है, सेपरेशन, फिलिंग है। फिलिंग कैसी दिख रही है, व्हाइट कलर की दिख रही है ना तुमको, तो ये फिलिंग ही तो है। अभी एक ही मटेरियल है, अगर दो मटेरियल होता तो कलरफुल हो जाती, ठीक है। तो मैं वही यूज करने वाला हूं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको शेड करूंगा, ठीक है। मैं ऐसे बीच से कट करूंगा इसको, मेरे पास लिमिटेड ही कलर है, तो मैं क्या करता हूँ, ओके, मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया बीच, ठीक है। अब मैंने इसको अंदाजन कर लिया, अब मैं इसको शेड कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना शेड,
ये क्या हो गया, तेरा पहला डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गया, जिसका कांस्टेंट कुछ भी आप मान लो K1 मान सकते हैं, है ना। क्या मान सकते हैं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो सकता है सर, कई चीजें लिख सकते हो, K1 लिख लो या फिर एप्सिलॉन R1 लिख लो, दोनों सही है। जो रिमेनिंग है उसको मैं व्हाइट कलर से फिल कर देता हूँ, रिमेनिंग को क्या करूंगा, व्हाइट कलर से फिल कर दूंगा। अच्छा ये बताओ दोनों की थिकनेस सेम होगी क्या, नहीं सर अलग अलग हो सकती है। मैंने एक की क्या मान ली D1 और दूसरे की क्या मान ली D2, तो ये हम ऊपर लिख देता हूँ, ये हो गया तेरा D2 हो गया, और D1 कहाँ हो जाएगा, पहले वाला, तो उसका कलर मैंने लिया था, तो जिस कलर से लिया है उसी कलर का यहाँ पर मैं मार्किंग कर नीचे ऊपर कर देता हूँ, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, है ना। ये D1 हो गया और वो D2 हो गया, ठीक। इसकी थिकनेस D1, इसकी थिकनेस D2। समझ में आ रहा है ना बच्चे अच्छे से, ठीक है ठीक है। अंशुल क्लास में आती है फिर गायब हो जाती है, सिस्टम ही क्या है इसका। निहारिका भी आई थी चली गई, ठीक है। थोड़ी सी आज वीडियो में ब्राइटनेस ज्यादा होगी, एक मिनट ट्राई करता हूँ ठीक करने का, अगर हो जाता है तो ठीक है। चलो भाई अब मुझे बताओ, संस्कृति बताएंगी, इसीलिए मैंने उनसे पूछा था। कोई दिक्कत है इसमें अभी तक, फॉर्मूले याद हैं आपको। चलो जरा मुझे बताओ कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। अगर एक चीज तो मुझे बताओ, मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के आने से कैपेसिटेंस बढ़ता था या घट जाता था। हाँ इंक्रीज होता था, ठीक। नदीम ये बात तुम भी थे जब बताई थी हमने, लेकिन पढ़ी नहीं। कैपेसिटी मैंने क्या सिखाया था, मैंने इस तरीके से सिखाया था कि बस में कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा लोगों को बैठा सकते हैं, यही तरीका था ना। ऐसा इसका चेहरा लग रहा है कि सर हम तो ठीक नहीं सर, ऐसे कैसे भाई साहब आप ठीक क्लास में, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, ऐसा पाप दोबारा मत करिएगा, ठीक है। हाँ तो आपने सही बताया, वेरी गुड। अब मैंने यहाँ पर दो अलग अलग तरीके की कैपेसिटी इंक्रीज कर दी, तो मैंने क्या किया, अपनी बस में एक तरफ सीटिंग कैपेसिटी 3 सीट की कर दी और एक तरफ 2 की कर दी, तो मुझे अच्छे से पता है कि दोनों तरफ तो बराबर कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन इंक्रीज तो हो रही है। टोटल मिला के 5 लोग बैठ रहे हैं एक रूम में, इंक्रीज तो हुई ना, लेकिन ओवरऑल अब अगर मैं बोलूंगा तो मैं अलग अलग करके, क्योंकि सेम होता तो मैं सीधे ओवरऑल निकाल लेता, लेकिन इस बार अलग अलग है तो मैं जोड़ूंगा, तो मैं कहूंगा ऐसे 10 सीट मैंने लगाई इधर और 10 इधर लगाई, तो मैं कहूंगा 3 एक बार में बैठ रहे हैं और 10 है तो क्या हो जाएगा, 30 इधर लोग बैठेंगे और 20 इधर, यही करोगे ना। लेकिन टोटल करूंगा तो मैं 50 बोलूंगा, तो आंसर क्या आएगा, C = C1 + C2। तो C1 C2 क्या होगा, C1 C2 सर ये होगा कि सर पहले वाले डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कारण जो कैपेसिटी इंक्रीज हुई या जो चेंज हुआ और दूसरे वाले से, और टोटल ये होगा। तो अब मुझे वो बताइए जरा C1 C2 होगा क्या। तो मैंने आपको सवाल पहले से क्लियर कर दिया कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूं। अब मुझे आप बताइए C1 और C2, आपको क्लियर है ना कि C1 + C2 क्या है, टोटल कैपेसिटी क्या होगी सर, ये D1 डाइलेक्ट्रिक के कारण जो कैपेसिटेंस होगा फिर D2 के कारण जो कैपेसिटेंस होगा, इन दोनों का कंबाइंड नेट आपका टोटल कैपेसिटेंस होगा। क्लियर हो गया ना सबको भाई। ये तो ये तो बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्टली फॉर्मूला कॉपी में लिखा हुआ है, उसको देखो और छाप दो। तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकालेंगे और अभी सम हम लोग डायरेक्टली करेंगे कि अलग अलग तरीके से करेंगे, ये मैं दूसरा सवाल है मेरा। अभी तो क्लियरली ये दिख रहा है कि C1 C2 मिलके कुछ बनाएंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या जज करेंगे पता है, हम लोग उसका देखेंगे कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। एडिशन करते टाइम हम रुकेंगे, पहले इंडिविजुअल निकाल तो ले, तो क्लियरली है कि सर अगर अपन बात कर रहे हैं यहां पर क्या इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ड्यू टू ईच डाइलेक्ट्रिक, है ना, ड्यू टू ईच डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है सही लिखा मैंने। तो देन C1 will be equal to what and C2 will be equal to what, बताओ भाई। गलत, टाइम वेस्ट मत करो, वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत सिंपल फॉर्मूला था, इसको पता है, इसने एक क्लास में मुझे बताया है, इस लड़की ने मुझे बताया है, और तुम कैसे यूज कर रही हो। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट्रिक वाला। क्या लिखवाया था मैंने, ε0 A/D, यही सेम फॉर्मूला लिखवाया था ना, लेकिन वो एयर मीडियम के लिए था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है, चेंज क्या हो रहा है, थिकनेस ना। तो यहाँ D1 आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा ε0 फिर क्या आएगा, यहाँ लिखा कि नहीं लिखा मैंने, ये ε R2 हो सकता है या फिर K2 हो सकता है, ठीक है।
फिर यहाँ क्या जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है लेकिन ये हो जाएगा d2। अब इनको एडिशन करने से पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये दोनों सीरीज में है या फिर पैरेलल में। तो क्या तरीका सिखाया था मैंने कि पूरी प्लेट से जब निकल रहा है किसी भी पॉइंट से तो जाने का रास्ता एक ही है ना, पहले वो पहले वाले स्लैब पे कूदेगा, फिर उसके बाद पहली बात तो आपको ऐसे याद नहीं करना चाहिए, जब तक मैं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात आपको सिखाना था, लेकिन आपको ऐसे भी देखो कि अगर यहाँ से अगर आप देखें सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, चलो ये बेस्ट है, ठीक है, ऐसे याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात याद करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जा रही है तो पूरे स्लैब से हर पॉइंट से जा रही है कि नहीं जा रही है, फिर दूसरे वाले स्लैब में इंटर कर रही है, हर पॉइंट पे कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसे केस में क्या होगा, सीरीज, मतलब यहां से निकलेंगे तीर निकलेगा तो भी, ठीक, यहां से निकलेगा तो भी, यहां से निकलेगा तो भी, मतलब एरिया जब सेम होगी तो डायरेक्ट्रिक स्लैब किस में होंगे, सीरीज में होंगे सर, किस में होंगे, सीरीज में। और सीरीज का फॉर्मूला क्या था भैया, यहां से आ जाएगा 1/c इक्विवेलेंट या फिर 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c। इसका आंसर जल्दी से मुझे बता दीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, एक ही टॉपिक पढ़ेंगे क्या आज, जल्दी जल्दी करो, एलसीएम लेना है, जल्दी करो, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, इसको उल्टा करके लिख दो, फटाफट लिख दो, क्या आ जाएगा भाई, नेक्स्ट स्लाइड पे करें क्या, जरा मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा, 5/6 बेटा करके बता रहे 5/6 पता नहीं कैसे बोल रही हूँ, यहाँ तो फॉर्मूला बनने वाला है। लेकिन सर आपने बताया था कि उसकी वैल्यू जो थी 3 थी, 2 थी, कहाँ 3 और 2 बोला मैंने, है ये क्या सिस्टम हो गया तुम्हारा, वो तो मेरी बस में हो रहा है ना, वो तो मेरी, मैंने वो तो बोला ही नहीं, मैंने तो अपनी बस की बात बोली, मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि मैंने ये नहीं बोला C1 इज इक्वल टू C2 होगा, ये नहीं बोला मैंने, बस यही बताने की कोशिश कर रहा था। D1 D2 उसको डिफाइन कर रहा है कि उसकी वैल्यूज अलग होगी, फॉर्मूले में देखो लिखा हुआ है, ये दोनों इक्वल टू नहीं हो सकते। इक्वल टू कब होंगे, जब एक तो पहली बात तो दोनों का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम हो जाए, उसके बाद सेपरेशन भी मतलब थिकनेस भी सेम हो जाए, तो D1 इज इक्वल टू D2 हो जाए और एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन r2 हो जाए, ठीक है, ये क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, तो सिंपल काम करना था वैसे, ये हो जाएगा d1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1a फिर प्लस d2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2a। देखो जो चीजें कॉमन होती हैं उसको बाहर निकाल लिया जाता है, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों में आ रहा है, तो इसको मैं लिख दिया d1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस d2 अपॉन, ठीक है। अब इसका एलसीएम नहीं ले लोगे क्या, तो 1 अपॉन c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2, ऊपर क्या जाएगा एप्सिलॉन r2 d1 प्लस एप्सिलॉन r1 d2, ठीक है भैया। और बाहर क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। अब इसको उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं, c इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 a अपॉन एप्सिलॉन r2 d1 प्लस एप्सिलॉन r1 d2, ठीक है, ओके। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, आगे बढ़ जाएं। कंडीशन इफ d1 इज इक्वल टू d2, मैंने नहीं बोला है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम है, ध्यान देना, d1 d2 बोला सिर्फ, तो d1 d2 सेम हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, कुछ कॉमन ले सकते हैं, d को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, d कॉमन ले लो बस, और d1 d2 बराबर कब होंगे, दोनों के बीच के डिस्टेंस से। दिस इज द ओनली केस व्हेन बोथ आर इक्वल टू d/2। तो अब करो यहाँ पर d/2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा फाइनल फॉर्मूला, इन दिस केस द फॉर्मूला विल बी c विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a, फिर यहाँ ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2, जिसको समझना है मुझसे पूछ लें, डिनोमिनेटर में d/2 कॉमन निकलेगा, क्योंकि d1 की वैल्यू d/2 d2 की वैल्यू d/2, कॉमन लोगे d/2 बचेगा क्या, नीचे बचेगा d और यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन r1 प्लस एप्सिलॉन r2, ये इसका फॉर्मूला है। और एक जो सबसे बेकार केस आप सोच सकते हैं वो ये सोच सकते हैं कि सर जी अगर ऐसा हो जाए कि एप्सिलॉन r1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम, और मैं कहूंगा फिर भैया सेपरेशन में चेंज ही कहाँ हुआ, अगर ध्यान से देखो तो एक ही स्लैब है, जो पहले एक फॉर्मूला बनाया था हमने तब तो सेम हो गया ना,
तब वो आप सेपरेशन कहाँ कर रहे हो, एक ही स्लैब को कर दिया। तो ये तो बेवकूफी वाली बात होगी। तो ये बेवकूफों वाला केस है, ये पहले से आपको पता है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब हम लोग जब फिलिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इस केस में लिख रहा है, लिख लो बेटा जल्दी लिखो, जब थोड़ा जल्दी लिखो भाई। चलो भाई आगे बढ़ जाएं। Yes. कोई दिक्कत शहनवाज भाई साहब, बड़े भाई आ गया, याद रहेगा। चलो अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये मैंने छोटा सा डी लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर प्लेट एरिया डिवीजन, इस बार क्या कर रहे हैं, इस तरीके से फिलिंग कर रहे हैं कि थिकनेस तो पूरी ले रहे हैं, मतलब सेपरेशन पूरा फिल कर दे रहे हैं। एक तरफ से आपका डायरेक्ट टच कर रहा है। अच्छा एक चीज और सिखा देते हैं, बहुत अच्छी बात याद आ गई मेरी। तो ऐसे ही मतलब ये बस देख के कैसे पता चल जाएगा सीरीज में है, जिसको अभी तक कुछ समझ नहीं आया उसके लिए देखो ना, प्लेट का एक एंड टच होगा और दूसरा वाला कभी नहीं टच होगा सीरीज वाले केस में। डायरेक्ट स्लैब का एक एंड आपका प्लेट की तरफ होगा, दूसरी प्लेट की तरफ कुछ नहीं होगा उसका। देखो टच हो रहा है क्या, यही खत्म हो जा रहा है, इस तक पहुंचेगा ही नहीं, और इसका यही बीच में खत्म हो जा रहा है, यहां तक नहीं पहुंचेगा। समझ गए, ये हमेशा सीरीज वाला केस होगा। और एक और तरीका यही हमेशा सेम रहेगा दोनों केस में, ठीक है आपका सीरीज। इस केस को देखो ध्यान से, कैसे पैरेलल बन गया, कैसे देखो, एरिया इसका देखो दोनों को टच कर रहा है लेकिन बराबर नहीं है प्लेट के, ठीक है। मतलब अगर देखें तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो पूरा पहले वाले मीडियम से निकल जाएगी, उसको दूसरा मीडियम पता भी नहीं चलेगा। अगर ऊपर कोई बैठा है यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एमिट हो रही है, सीधे जा रही है, तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर दूसरा भी है, वो तो ऐसे निकल गया। वो कह रहे हैं यहाँ तो थोड़ा आसान है, सिंपल चले जाओ, और यहाँ वाला क्या कह रहे हैं जिंदगी बहुत कठिन है ना। ये मतलब इस डायरेक्ट्रिक बड़ा मुश्किल कर रहा है ना। तो मीडियम क्या परमिटिविटी बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही। तो ये केस आपका मतलब यहाँ पर ऐसे केस में हमेशा कहेंगे जब जाने के रास्ते क्या हो, अनेक हो, तो उस केस में क्या होगा, पैरेलल वाले केस में तो सिंपल था, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है उसका ये अपोजिट चलेगा। जो सीरीज का है वो पैरेलल का बन जाएगा, जो पैरेलल का है वो सीरीज का। इसमें क्या करना है, दोनों का कैपेसिटेंस निकालेंगे। अब तो इतना क्लियर हो गया है कि सर इसका कैपेसिटेंस, इसका दोनों का निकालिए इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, फिर क्या करिए प्लस कर दीजिए। तो यहाँ तो सिंपल ही एडिशन होगा, मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको तो ऐसे ही वर्बली कर सकते हैं हम लोग। C इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा अब तो, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या दिया है, पहले वाले स्लैब का है डायरेक्ट्रिक मीडियम कितना है, एप्सिलॉन R1, इसका क्या हो जाएगा, और इसका जो थिकनेस है, अब वो दोनों में आपको क्लियर है ना, ये D होगा, है ना, ये दोनों में क्या होगा, D होगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है, A1, और इसका कितना है, A2। तो फॉर्मूला क्या था, याद हो अगर वो दोबारा बोलो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1 अपॉन D। फिर दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, ये C1 डैश है, ठीक है, ये C1 डैश लिख दिया मैंने, ठीक है, A1 अपॉन D, और C2 डैश क्या हो जाएगा बॉस, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2 अपॉन D। अब इन दोनों का यूज करके इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इन दोनों को कंबाइंड इक्वेशन नंबर 2 बना लो। फ्रॉम 1 and 2 C will be equal to what, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A1। नाराज हो गया ये कह रहा है, चलेंगे ही नहीं हम, है ना, थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ चल गया, A1 प्लस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A2। अब यहाँ एलसीएम तो D आएगा ना, दोनों में D है तो D तो आएगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं आप, तो ले लीजिए और क्या, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर है। yes. अब इसमें बाकी चीजें कर लेना, बेसिक है वो, मेन फॉर्मूला तो यही है, इसमें कुछ भी चेंजेस करते रहो। इंपॉर्टेंट केस क्या है, अगर A1 is equal to A2 is equal to A by 2, तो केस में क्या आएगा फॉर्मूला, यहां से क्या निकलेगा, अब एप्सिलॉन नॉट और A by 2 निकलेगा, है ना। बचे क्या बताओ, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D इंटू एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, यही तो होगा ना। यहाँ से आ जाएगा C will be equal to एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और यहाँ लिख दूंगा मैं एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2 अपॉन, ठीक है। ये फॉर्मूला सही है, किसी को कोई दिक्कत हो अभी पूछ लो मुझसे, मैं दोबारा बता दूंगा। जो चीजें डायरेक्टली पुट की हैं वो भी बता दूंगा, कुछ नहीं है। A1 की वैल्यू A by 2 है, A2 की वैल्यू A by 2 है, तो देखो जो चीज दोनों टर्म में हो उसको कॉमन ले सकते हो। तो एप्सिलॉन नॉट भी था और A by 2 भी था, तो सबको कॉमन ले लिया, बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा एप्सिलॉन R1 और यहाँ क्या बचेगा एप्सिलॉन R2, और नीचे D था ही,
तो डी मैंने अलग कर लिया, तो मैंने एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को अलग लिख लिया और यहाँ एप्सिलॉन r1 r2 अपॉन 2 को अलग लिख दिया। क्या दिक्कत? ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला जो अपन एयर वाले मीडियम में पढ़ते आए हैं वो भी दिख रहा होगा तुम्हें, यस है ना? तो मतलब ये कुछ हेल्प ही कर रहा है। अच्छा, अभी भी किसी क्लियर ना हो कि कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो गया, तो देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपका इंक्रीजिंग फैक्टर है, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। किसी भी नंबर में 1 से बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करोगे पूरी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, 1 से छोटी वैल्यू होगी हमेशा वैल्यू को डिक्रीज करेगा। मल्टीप्लिकेशन वाले में बहुत सिंपल लॉजिक याद कर लो, कभी भी गलती नहीं होगी। 0 पॉइंट कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, चाहे कितना बड़ा वैल्यू हो उससे छोटी वैल्यू देगा। 1 पॉइंट कुछ भी हो मल्टीप्लाई होगा हमेशा बड़ी वैल्यू देगा। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। और देखो एडिशन फैक्टर दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, बिकॉज सबसे कम कब होता है? जब एयर होता है। एयर वाले केस में क्या बताया था कि डायरेक्टिव कांस्टेंट 1 हो जाता है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्लियर है कि ये सारी वैल्यूज क्या कर रही हैं? हेल्प कर रही हैं कैपेसिटेंस को बढ़ाने में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ जाएं, जल्दी बना लें, क्योंकि अगला टॉपिक तो बहुत ही बेकार है, वो तो आप ऐसे देखते ही समझ जाओगे हाँ हमको आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने, जो चार्जिंग होता है, चार्जिंग टॉपिक पढ़ाई थी ना, अब दोबारा से देखोगे एक बार उसको। लेकिन इस बार हम लोग उसका यूज करेंगे पोटेंशियल के लिए, ठीक है? नोट कर लें फटाफट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। देखा जाए तो ये आप लोग को बहुत पहले सिखा दिया गया है, बहरहाल फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है? ये टॉपिक इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर में भी थोड़ा सा इसका रिलेशन है, ठीक है? तो देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यार, बिफोर कनेक्शन आपको क्यों दिखा रहे हैं? मतलब कि ये दोनों आपके कैसे स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड टर्म मैंने कई बार इस्तेमाल किया और आप लोगों को सिखाया भी था कि आइसोलेटेड का एम क्या होता है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सराउंडिंग से कोई इसको फर्क अभी तो नहीं हुआ है। तो जब आपने इसको इनिशियली आपको दिया गया तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? C1। पोटेंशियल कितना है? V1। चार्ज कितना है? इसकी कितनी है? Q2 आपके चार्ज हो गया, C2 कैपेसिटी और V2 उसका पोटेंशियल। अब क्या कर रहे हैं, इनको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो रहा है, अब दोनों पे मैंने ये पाया, ये जादू हो गया, दोनों पे पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया, बट कैपेसिटेंस और चार्ज अलग हो गया। कैपेसिटेंस में कोई चेंज देखने को नहीं मिला, बिकॉज वो तो इंडिपेंडेंट होता है। ये मैंने प्रूफ किया हुआ है बहुत अच्छे से पढ़ा के कि आपका कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल एंड चार्ज, ठीक? क्योंकि ये दोनों वैरिंग है लेकिन कैपेसिटी इज नॉट। ठीक, जैसे मेरी कैपेसिटी अगर 10 रोटी खाने की 10 ही खा सकते, 11 खाने में पेट फट जाएगा, है ना? तो ऐसा होगा, या तो पेट बड़ा हो जाएगा। ऐसा इंसान में तो ये होता है ना, वेरिएबल स्टमक साइज, है ना? एक दिन दर्द होगा, दूसरे दिन खाएंगे बड़ा हो जाएगा, है ना? तभी तो मोटे होते हैं, है ना? गलत आदमी से कह दिया। चलिए, हम दोनों एक ही कैटेगरी में, है ना? चलिए, तो बिफोर कनेक्शन और आफ्टर, ठीक है? तो समझ में ये इतना तो समझ में आ रहा है सर कि इसमें कुछ चेंज वेंज होगा। कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि चार्जिंग होती है, तो चार्जिंग मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़ाया था। इसका मतलब है कि सर हो सकता है जिसके पास ज्यादा होगा, आपने बताया था जिसके पास ज्यादा होगा वही दया कर सकता है, वही देता है। जिसके पास कम है उसका भीख मांगोगे तो वो कुछ नहीं देगा, कहेगा भैया हम भी गरीब हैं, है ना? तो वही केस है। तो यहाँ देखने से दिख रहा है कि सर C2 पर ज्यादा चार्जेस दिख रहे हैं और C1 पे कम, लेकिन जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो भीख मांगने वाला तब तक मांगता रहेगा जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, है ना? कहेगा यार दे रहा है, लेने में क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर देखो, अब देखो बाद में क्या हो रहा है, दोनों में पोटेंशियल भी सेम और नंबर ऑफ चार्जेस भी सेम होंगे, क्योंकि आपका नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो पोटेंशियल कब बढ़ता है? जब चार्ज बढ़ता है, ठीक है? और निगेटिव पोटेंशियल कब बढ़ता है? जब निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अभी मैंने पोटेंशियल बोला, मैंने किसी की पार्टी नहीं चूज करी। अब मैं निगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल बोलूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज जब इंक्रीज हो जाएगा तो मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, और निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव पोटेंशियल। अच्छा, निगेटिव को हमेशा लोअर पोटेंशियल माना गया है इलेक्ट्रिसिटी में, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब बड़ा आदमी, है ना, हायर पोटेंशियल। लेकिन दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अब इनके बीच में क्या होगा भाई, दोनों के पास बराबर ताकत जब तक नहीं हुआ तब तक वो चार्ज एक दूसरे से लेन देन बना रहेगा। तो अभी इस केस में V है, तो इसका मतलब दोनों पे जो चार्ज है वो क्या होगा,
इस तरीके से है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ कुछ चीज समझ में आई थोड़ी बहुत? Yes. मैंने अभी भी डिफाइन ये नहीं बोला कि Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश। मैं थोड़ा सा होल्ड करूंगा, आगे चल के उसको और अच्छे से करूंगा। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसका मतलब क्लियरली है कि अगर टोटल चार्ज की बात करोगे, मैंने बोला कि मैं तो ऑब्जर्वर हूं, मैं ऐसे बैठा हूं, मैंने इसका भी चार्ज काउंट कर लिया था, इसका भी, और मैंने कहा कि दोनों अगर साथ में भाई भाई हैं तो दोनों का एक ही फैमिली के हो गए ना, तो दोनों की जो भी पोटेंशियल होगी साथ में कंबाइन मानी जाएगी। तो मैंने बोला कि इन दोनों का चार्ज को ऐड कर दो, तो मैंने कहा Q इनिशियल बताओ। ठीक है, तो फैमिली का बताना होगा, है ना? तो फैमिली में क्या होगा? Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। और अब मुझे इसी के साथ एक बहुत याद आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने सिखाया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक हेडिंग पढ़ाई थी कि आप चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते उसको सिर्फ आप ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं? किसी का गेन होगा तो किसी का लॉस भी होगा। तो मतलब नेट चार्ज हमेशा यूनिवर्स में जितना है उतना ही बना रहेगा। भगवान ही बना सकते हैं, हम लोग तो नहीं बना सकते। ठीक, तो इसका मतलब क्लियर है कि Q इनिशियल की वैल्यू मेरे कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से Q फाइनल के बराबर होगी कि नहीं होगी? यस सर होगी। जो टोटल पैसा है वो एक दूसरे में बढ़ रहा है, लेकिन फैमिली का पैसा तो उतना ही है ना। दो लोग हैं, मेरे पास 100 है, उसका 10 है, ठीक है, 20 मान लो। ठीक, मेरे से पैसा ले रहा है और मैं उसको पैसा दे रहा हूं, तो मेरा कुछ घाटा हो रहा है, उसका कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन जो सामने वाला देखेगा वो कहेगा 110 रुपए या 120 रुपए दोनों को मिला के है ना? किसकी जेब में कितना है फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ Q फाइनल क्या हो जाएगा? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कोई दिक्कत? नो सर। ये मैंने कैसे किया? मैंने कहा भाई कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, कॉमन पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो कॉमन पोटेंशियल कैसे बनेगा? C इज इक्वल टू क्या होता था भाई? Q ऑन V। यही होगा ना? तो कॉमन पोटेंशियल की तो बात छोड़ो, पहले Q बिफोर और Q आपका फाइनल की बात करें, अगर दोनों बराबर हैं तो मैं ये कहूंगा सर कि Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। और यहाँ ऐसे एक लाइन खींचूंगा, फिर लिखूंगा Q1 डैश बराबर बताओ C2 V2 और Q2 डैश बराबर C1 C2 होगा। C2 होगा ना सर बेटा? ऊपर सीधा C1 होगा। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, माफ करना। ठीक है, ये जगह C1 V2 और ये जगह C2। एक मिनट रुको। सर V हाँ? V होगा ना? सब्र करो यार, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, हाँ, हम भी तो देखें गलती कहाँ हो रही। ठीक है, अब ठीक है, इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं? जो आपका कंजर्वेशन, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा भैया? Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो क्या आ जाएगा बताओ? C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2। को आपकी हेडिंग क्या है? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बता दो सर। तो यहाँ से मैं कर दूंगा V को कॉमन, मुझे V का फॉर्मूला चाहिए ना, तो V हो जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू, अच्छा जिसको अभी भी नहीं पता उसको सिखा दे रहा हूँ बेटा, इक्वल टू में आप कभी भी इक्वेशन को पलट सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसको उठा के इधर लिख दीजिए, इसको उठा के इधर लिख दीजिए, कोई भी साइन चेंज नहीं होगा और कोई भी नेचर चेंज नहीं होगा। प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में ही रहेगा। बस ध्यान रखना कि इसको उठाना तो पूरा उठा लेना, ऐसा नहीं C1 को उठा लिया और छोड़ दिया बाकी। ठीक है, तो तब ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, नहीं होता है कभी कभी, मन नहीं करता है, छोड़ देते हैं, है ना? तो V बराबर क्या आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2। देखो फॉर्मूला बनके तैयार है आपके सामने। ठीक है, आपको कोई पूछे, क्या कह रहा हूं, आपको कोई पूछे कि इसमें तार जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बिना तार जोड़े आप आंसर बता दो। क्या मैं कह रहा हूँ? ये फॉर्मूला क्या हेल्प कर रहा है? ये भी नहीं करना पड़ेगा जो ये कर रहे हैं, हम बिना किए बता देंगे। कैसे कहेंगे? इसका C1 बता दो, इसका C2 बता दो, ठीक, इसका V1 बता दो, इसका V2 बता दो, काम हो गया इतने में।
तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, C1 V1 करेंगे और C2 V2 करेंगे और डिवीजन क्या करेंगे, C1 प्लस C2 कर देंगे। आंसर जो आएगा वही कहेंगे, तार जोड़ दोगे तो तुम्हें इतना ही पोटेंशियल मिलेगा। क्या भाई ठीक है? ठीक है, ये आपका कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है दो कनेक्टेड बॉडीज के बीच में, ये आपको मैंने सिखा दिया। अब दूसरा सवाल आएगा कि सर Q1 डैश निकालने कोई कह दे और Q2 डैश निकालने कह दे, तो आप ये कह सकते हैं सर वो लिखा हुआ है फॉर्मूला, मैं कहूँगा उसमें से V वाला आप जो केस है उसमें मैं ना बताऊँ आपको, सारी इंफॉर्मेशन नोन ना हो तो कैसे करोगे। मैंने कहा कि सिर्फ आपको कैपेसिटेंस बता देंगे तब मुझे बता के बताओ, तो क्या करोगे, तो कैसे करेंगे देखो। तो आप पहले शुरुआत वहीं से करेंगे, लेकिन फिर हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करके चेंज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, कर लो जल्दी जल्दी करो, लेकिन ठीक है जल्दी करो, आज इसको खत्म करना है बेटा, फिर उसके बाद अपन अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे, और कोई टॉपिक तो बचा नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी देख लेंगे। ठीक है, कोई टॉपिक होगा तो पढ़ा देंगे। अब वैन डी ग्राफ जनरेटर तो आता नहीं है, ठीक है, तो वैसे इस बार अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं किया है इन्होंने, बोला तो यही है कि सब कुछ वापस से जितना सिलेबस था वो ले आएंगे, लेकिन अगर कंपेटिटिव बोले तो वैन डी ग्राफ जनरेटर कभी भी हमारे पार्ट में था नहीं। ठीक है, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर हम 12th बोर्ड में भी रिड्यूस हो चुका है, तो मैं वो पढ़ाऊंगा ही नहीं, दिखा दूंगा क्या होता है, जानकारी के लिए 2 मिनट हम उस पर बिता देंगे, लेकिन वो कंपेटिटिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक, बोर्ड्स में भी नहीं आता। तो मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक और पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अब इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपका सिर्फ बचेगा एक क्वेश्चंस करा देंगे थोड़े बहुत, और फिर अपन जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग सीख लेंगे, क्योंकि तृप्ति ने एक सवाल पूछा था, वो सवाल का जवाब मैंने बोला था वो टॉपिक के बाद ही बताएंगे। तो अपन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एक क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, और चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता कैसे है वो भी सीख लेंगे। ठीक है, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस में मैं बोलूँ तो एक ही चीज़ है बेटा, वो है एलसी ऑसिलेशन। देखा जाए ये टॉपिक है तो आपका एसी का, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट का, लेकिन सवाल बड़े प्यारे बनते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो एक्सप्रेशन बनता है वही सवाल तुम्हारा भी। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशन को ध्यान से पढ़ लेना, वैसे है बहुत आसान। अच्छा, एलसी आज कहीं पर भी ऑसिलेशन लग जाए ना तो 11th क्लास का ऑसिलेशन रिवाइज कर लेना जाके, उसके 2-3 फॉर्मूले हैं, इसको देख लेना। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन तो सबको पता हो चुका है यार, कितनी बार देखोगे, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो। सिंपल हार्मोनिक क्या करता है भाई, बस लीनियर फॉर्म में उसका जो एक्सपेंशन है वो होगा, एसएम तो वही होगा ना। फिर एक को आपका पेंडुलम का केस है, 3-4 केस है, वो पढ़ लेना, उसके फॉर्मूलेस पता रहेंगे। अच्छा, होता क्या है, आप सोचते हैं 12th में 11th की क्या जरूरत है ना, तो 12th में हर जगह आपको परेशान करेगा वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला, वही जनरल फॉर्म का फॉर्मूला, और आपको पता है दिखेगा नहीं, कभी भी दिखेगा तब जब हम बोल दिए देखो ऑसिलेशन का केस है, पता है कैसे, जिस तरीके से वो लिखा होगा वैसे ही लिखा रहेगा। हम कहेंगे कंपेयर करो दोनों को, कंपेयर करो, देखो उसकी जगह ये ले रहा है, जो कांस्टेंट है वो तो कुछ भी हो सकता है ना, तो उस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब करते हैं अपन चार्जेस आफ्टर कनेक्शन। तो हमें क्या निकालना है, Q1 डैश, तो क्या आ जाएगा इसका C1 V आएगा कि नहीं आएगा, V को हाँ, अरे V की वैल्यू बोलने तो दो यार। ठीक है, V को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, V हमें नहीं पता है, अब V को हम अगर लिखना चाहें, हाँ सही जा रही है, थोड़ा आराम चलेगा। ठीक है, तो अगर V की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C1, उसके बाद हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन, अपन वो तो बताओ, C1 प्लस C2। ठीक है, ठीक है भैया, ये लिख सकते हैं। ठीक है, लिख डालो उसको। ठीक है, और Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा, Q बन जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, C1 अपॉन C1 प्लस Q, ये हो गया तुम्हारा Q1 डैश। इसी प्रकार से Q2 डैश निकाल सकते हैं अब आप। ठीक है, सेम केस, सेम तरीका, क्या हो जाएगा, इसको एक फॉर्मूला तो C2V है और दूसरा फॉर्मूला क्या है, C2 इंटू क्या जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, क्या आ जाएगा ये, C2Q अपॉन C1 प्लस C2, ये हो गया तुम्हारा Q2। ठीक है, ठीक, अब इनका रेशियो निकाल लो, मतलब चेंज देखना है ना, चेंज जैसे देखा जाता है, रेशियो चेक करेंगे ना,
तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या हो जाएगा? डिवीजन तो करना आता ही है आपको। C1/C2 C1 प्लस C2 तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? C1 अपॉन C2, C1 अपॉन, ठीक है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्म में तो क्या हो सकता है? तो R1 अपॉन R2 होगा, लेकिन आगे लिख लेना इन केस ऑफ स्फेरिकल सर कंडक्टर, बच्चा कंडक्टर, ठीक है। यस स्फेरिकल कंडक्टर होगा, उसी केस में ऐसा होगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इसमें लॉस ऑफ एनर्जी। जो ये आपने किया एक्टिविटी, इसमें चार्ज ट्रांसफर भी हो रहा था, सुनना ध्यान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉस तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन लॉस तो हो रहा है ना। अगर आपका कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस भी होगा। रेजिस्टेंस किसके लिए होता है भैया? फ्लो ऑफ चार्ज के ही तो अगेंस्ट होता है ना, कि हम जाने नहीं देंगे। तो वहां कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, लॉस तो हो रहा है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए लॉस ऑफ एनर्जी इन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज ये गलत लिखा है, ये चार्ज होगा और यहाँ होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, पहले Q1 Q2 था ना। री का मतलब है भाई यहाँ, ठीक है। तो लिख सकते हैं, अपने से ही लिख सकते हैं क्या भाई? लॉस ऑफ एपी लिखो, टाइपो बहुत है। देखो यहाँ पर व्हेन लिख लो, छोटा सा लिख लो, स्टेटमेंट याद रहेगा। व्हेन चार्ज फ्लोज, व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू, when charge flows through the conducting wire, the conducting wire energy is what? Lost, है ना। एनर्जी कुछ खर्च होगी कि नहीं होगी, है ना। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into हीट एनर्जी, रेजिस्टेंस। अभी बोला मैंने तार गर्म होगा, बोला था कि नहीं पहले संस्कृत? कैसे गलत बोल रही हैं, ठीक है। हो रहा है ना, तो वही हीट वाली निकाल लें। हीट कितना हो रहा है, हीटिंग कैपेसिटी निकाली जा सकती है ना, तो बस हो जाएगा उससे। चलिए फिर भी, तो क्या आ जाएगा? चेंज एनर्जी क्या हो जाएगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये तो निकाल सकते हो ना। क्या फॉर्मूला था? हाफ CV स्क्वायर। तो वो सबसे आसान तरीका है निकालने का। तो क्या हो जाएगा बताइए? हम चाहे लिख सकते हैं हाफ C1V स्क्वायर, करो ना, सब करें क्या, और प्लस हाफ C2V स्क्वायर। ये हो गया तेरा, मैंने बस हल्का सा लिखा, तुमने कंप्लीट भी नहीं करोगे। तो ये फाइनल हो गया, माइनस इनिशियल कर लो, क्या हो जाएगा फिर? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2। जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा मुझसे पूछिए, मैं बता दूंगा आपको। देखो बेटा सुनो ध्यान से, ये टोटल सिस्टम की एनर्जी है, ठीक है। दो स्फीयर थे उसमें, ठीक है। तो अब जब हम एक साथ देखे, बोला ना फैमिली को देखेंगे, भाई दो हैं, ठीक है, लेकिन हम एनर्जी जब देखेंगे तो सबकी मिला के, तो पहले वाले की कितनी थी, तो उस पे कितना था, कैपेसिटी C1 था। हमने तार नहीं जोड़ा बेटा, पहले की बात हो रही है, सुनो ध्यान से। तो C1 गिवन था फिगर में और V1 भी दिया था, तो फॉर्मूला में तो वैल्यू पुट करने के ना। पहले वाले भाई की एनर्जी निकाल ली, पूरी फैमिली की ताकत तो जितने सदस्य सब मिलके होता है ना, तो दो होते हैं हमारे केस में। तो हमने फिर दूसरे वाले को भी ऐड किया, हाफ C2, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसका पोटेंशियल के हिसाब से हमने यहाँ पर ये टोटल एनर्जी होती है। कब हो गई? जब तार कनेक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद फाइनल जब तार कनेक्ट हो गया, दोनों का वोल्टेज सेम हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया, लेकिन कैपेसिटी तो अभी भी अलग अलग है ना। यहाँ हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2, बस वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, तो चेंज क्या आएगा बेटा?
इसको सॉल्व करना घर पे जाके, ठीक है, कर सकते हो ना, ये ब्रैकेट ही ओपन करना है बच्चा। क्या आएगा इसके लिए, नेगेटिव आएगी, -1/2 लिखिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ठीक है, इंटू V1 माइनस मतलब चेंज इन पोटेंशियल V1 माइनस V2 का, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव कब होता है, लॉस होती ठीक है, लिख दो, नेगेटिव साइन indicates that energy decreases during the process, ठीक है, कोई दिक्कत, आसान है। अब कैपेसिटेंस आपका सिर्फ एक टॉपिक छोड़ के बाकी सब डन हो गया, ठीक है। अब आप इस पे क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। इकरा बहुत लेट है बेटा, ठीक है, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करिए क्लास में। फिजिक्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है नीट एग्जामिनेशन के लिए, तो जल्दी आएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है। समझ में आया किसी को दिक्कत, आज की क्लास आसान थी ना, कोई दिक्कत, शहनवाज। अभी हम लोग के पास 4-5 मिनट और है, एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, जल्दी नोट करो बेटा, ये क्वेश्चन देखो, चाह नहीं थी ये हो जाए, अरे मुझे पता है, जल्दी करिए। अच्छा चलो मुझे एक सवाल, चलो एक क्विक फायर सवाल, आसान है, तुम लोग कर लोगे, सुनोगे ध्यान से तो बता लो। मैंने कहा कि यार मैं फिलिंग विलिंग कर रहा था, है ना, तो मैंने एक सीरीज वाला सिखाया था कि डायरेक्ट स्लैब को इस तरीके से फिल करो कि आपका एरिया जो है वो पूरा प्लेट के एरिया के बराबर हो, ठीक। अब मैंने कहा कि मैंने आधा भर के छोड़ दिया, मैंने कहा डी सेपरेशन था, मैंने आधा उसको फिल किया और आधे में एयर छोड़ दी, तो क्या होगा कैपेसिटेंस, एक में जो था साइन आर होगा वो हट जाएगा, फिर उससे कैपेसिटेंस को क्या फर्क पड़ेगा, सोचो सोचो जल्दी सोचो, डिक्रीज जाएगा। देखो एक चीज समझो कि अगर एक भी कुर्सी बढ़ेगी मेरे बस में ना, तो मेरी कैपेसिटी तो बढ़ ही रही है, ये दिमाग से तो निकाल ही दो। सर कैपेसिटी बढ़ेगी लेकिन कंपैरेटिवली उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। हाँ ये सही जवाब है, परफेक्ट जवाब। नहीं, मैंने कहा कि मैं जब भी कंपेयर करूंगा तो मैं एयर मीडियम से करूंगा, आपके लिए बता रहा हूँ सर, एयर मीडियम से कंपेयर करो तो हमेशा बढ़ती दिखेगी, एयर में कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब जब मैंने कहा कि मैंने आधा फिल किया तो d/2 फिल कर दिया, d/2 में नहीं किया, तो डी जो जिसमें एयर है उसका मतलब दिमाग क्लियर होना चाहिए ना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2, अरे ये 2 तो ऊपर आ जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गया आपका एयर वाले के लिए, और जिसमें मैंने भरा था उसमें हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। अब देखो एलसीएम डी आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अभी भी निकल गया, बचेगा क्या, एप्सिलॉन आर प्लस 1 अपॉन डी, चाहे लिखो या ना, ठीक है, बुद्धि लगाओगे तो समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने बोला है ना बेटा, ये ध्यान देना, ये किस केस में होगा, केस बाय केस समझ के चलना, इसमें सब में उल्टा करना है, ये सीरीज वाला केस था, मैंने एक एक वैल्यू बोली और उसको उल्टा करके आपको सॉल्व करना है। ये केस अच्छा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्वेश्चन भी कराने की इच्छा थी लेकिन चलिए आप लोग नहीं चाहती, दिले इच्छा थी मेरी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, लिखना चाहिए, ये तो अच्छी तो ऐसे बता रहे हैं, ठीक है, वैसे है बहुत आसान, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ोगे तो तुम्हें ऑलरेडी ये चीज पता रहेगी, ठीक है। दैट इज यहाँ मैंने d/2 पर क्या कर दिया, d/2 के लिए मैंने डायरेक्टली डाल दिया, और यहाँ क्या है भैया, एयर, एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए सेम होगा, बट यहाँ पर सेपरेशन आपका d/2, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर, तो क्या हो जाएगा भैया, ये केस किसका है, सीरीज का है कि नहीं है, यस सर, तेज तो बोलो भाई, हाँ आ रहा है कि नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चला जाता है, तो ये जाएगा d/2 था, तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे ना, तो 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए प्लस d अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा,
आप इसको अगर उल्टा करेंगे इस एलसीएम तो डी ही आने वाला है ना, तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए आप निकाल लेना। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं मैं? मैंने टोटल कैपेसिटी निकाल दी। अगर मैंने अब तुमसे मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कि मेरे को सिर्फ आपको डाइलेक्ट्रिक के लिए निकालना है, तब भी निकाल सकते हो, ठीक है? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब मैंने ऐसे 3 केसेस बना दिए, एक मैंने एयर वाला मीडियम रख दिया, एक में मैंने क्या कर दिया, एरिया को आधा आधा कट कर दिया, ठीक है? तो कौन सा केस था? पैरेलल, एक सीरीज। मैंने पूछा तीनों में सब ऑर्डर बताओ किसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगा। आराम से करोगे समझ में आएगा। इस केस में अगर तीनों को कंपेयर करना है सर तो दिमाग से करना पड़ेगा, ठीक है? जब डायरेक्ट कुछ भी नहीं होगा तो क्या आ जाएगा? हाईएस्ट आ जाएगा, ठीक है? नहीं एयर, उस हिसाब से होगा, ठीक है? सबसे कम पैरेलल। अरे मैंने उल्टा बोल दिया क्या? इतना ज्ञान देके मैंने खुद उल्टा बोल दिया। सबसे कम होगा, सबसे कम होगा एयर वाले में। सबसे ज्यादा किस में होगा? पैरेलल में या सीरीज में? सर सीरीज में एक पैरेलल है ही नहीं ना। ये तो महान है, ये देखो 1/c लिखा हुआ है, ये तो सबसे खतरनाक होता है, लेकिन इसकी कुछ ही वैल्यू आएगी, डाइलेक्ट्रिक से एयर से ज्यादा आएगी। इतना ज्ञान दिया मैंने, आखिरी में मैसअप कर दिया। बहरहाल मेरी तो बहुत बुरी आदत है ना? लेकिन ये समझ में आ गया। आप आंख बंद करके बता सकते हैं सबसे आगे पैरेलल, उसके बाद सीरीज, उसके बाद रट जाओ, ठीक है? चलें आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन करें कि छोड़ दें? छोड़ देते हैं क्योंकि सर जो है बहुत लेट पढ़ाएंगे नहीं तो। इसकी केस करके लिख लो, ठीक है? इफ द पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन इज फिल्ड विद पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/2 एंड एरिया क्रॉस सेक्शन a। इसमें दो और लिख सकते हो, इफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड पार्शियली। अब यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है? a/2 एंड सेपरेशन d, तो वो सीरीज वो वाला हो जाएगा, पैरेलल केस हो जाएगा। एक बार आपका एयर वाला मीडियम मैं लिख दूं क्या? लिख देता हूँ, लिख लो बेटा। छोड़ दिया मैम, छोड़ दिया, बस खत्म खत्म, ऑल इज वेल। चलें आगे बढ़ जाए। यहाँ देखो भैया 3 फिगर बना रहा हूँ, 3 नहीं 2 ही बनाऊंगा, तीसरा तो आपको अंडरस्टूड है। ये कौन सा है? ये एयर वाला सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस केस में क्या है? ए है और ये बी है। अगर लिखोगे नहीं तो कम से कम आप ये फिगर बना लेना अच्छे से, इतना भी काम करेगा आपके लिए, ठीक है? इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? a/2। ये a/2 में क्या है? एयर। इसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन। इस केस में क्या किया था मैंने? आधा फिल कर दिया, ठीक है? a एंड b। इसका डायरेक्टली कितना है बेटा? एप्सिलॉन। यहाँ क्या है? a, एयर। सेपरेशन कितना है इसका? d/, ठीक? एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों में सेम रहेगा, इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है? कर लोगे ना? तो अगर मुझे इसको लिखना है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं इसको चाहूँ लिखना चाहूँ, या आपका होमवर्क भी है, इन टर्म्स ऑफ मुझे जो आपका एयर वाला मीडियम वाला कैपेसिटेंस है उसके रिस्पेक्ट में लिखना, तो मैं कैसे लिखूंगा देखो। तो यहाँ क्या आ जाएगा पता है? ये आ जाएगा, उल्टा करना है, ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन r प्लस 1 इनटू c। ये होमवर्क है प्रूफ करने के लिए, कर लोगे, अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो कर लोगे, ठीक है? ठीक, सही है ये, ठीक? दूसरे केस में क्या आएगा? ये C2 है, ठीक है? C2 वैल्यू कितनी आ जाएगी? इस केस में डायरेक्टली आपका ऐड होता है तो क्या आ जाएगा? ये a+1 ऊपर चला आएगा, एप्सिलॉन r प्लस 1 डिवाइड बाई c, ठीक है? लास्ट तो आपको पता ही है, ये क्या हो जाएगा? इसका तो कैपेसिटेंस C3 इज इक्वल टू c, जिसके बाद क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ठीक है भैया? इसके रेफरेंस से करोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो भूल जाओ, ठीक है? कर लेंगे आप लोग, ये गारंटी है, लेकिन थोड़ा सा आप अच्छे से करना, बस सिली मिस्टेक मत करना, ठीक? अब इसको ऑर्डर बता दो, तो C2 इज ग्रेटर देन C3 इज ग्रेटर देन, C3 लिख दिया क्या? C1 इसलिए ऐसे बोल भी दिया था, ठीक है? ये आपका ऑर्डर है। C2 क्या है? पैरेलल, ये सीरीज, फिर एयर, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन तो ऊपर लिखा ही हुआ है, चाहो तो करके आना, ठीक है? वीडियो अपलोड कर देंगे, देख लेना, ठीक?
थैंक यू।